नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। 1-2 दिन पहले दिल्ली में विपक्ष की बैठक हुई थी और उस बैठक में से क्या नतीजा निकला ये तो अभी कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन जो खबरें आ रही है, ये खबरें जो है थोड़ी बहुत आश्चर्य करने वाली है कि जो पक्ष कांग्रेस के से निकल कर अपना खुद का एक पक्ष बनाया, अभी ये लोग फिर से कांग्रेस में विलय करने की बात कर रहे हैं। कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली, अब क्यों मिली ये भी एक बात है। अभिषेक बैनर्जी भी मिले। उसके बाद काफी सारे विपक्ष के नेता थे। कल एक खबर आई थी कि शायद शरद पवार फिर से कांग्रेस में अपने पक्ष का विलय कर देंगे। ये सारा देखते हुए सर एक हम कह सकते हैं कि विपक्ष में भगदड़ मची हुई है और क्या करना है ये उनको मालूम नहीं है, कंफ्यूजन में है सारे लोग। इसके पहले इंडी गठबंधन जो है वो देखा था, सारे विपक्ष के नेता एक आए थे और उसका नतीजा क्या हुआ कि धीरे-धीरे सब अपने-अपने राह पर चलने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ये कहते हैं कि एक रचनात्मक विपक्ष की ज़रूरत है लोकतंत्र के लिए, तो कहीं दिखता नहीं है। तो आइए इसी के बात पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। थैंक यू सर वन्स अगेन। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम सर। और सर ये हो क्या रहा है सर, सब विपक्ष के नेता इधर-उधर भागते हुए दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी है और कुछ पता नहीं क्या करने वाले हैं। विपक्ष को जहां तक देखें तो 2014 से लेकर आज तक का अगर हम पूरा राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो विपक्ष का जहां तक प्रश्न आता है तो विपक्ष बिखरा हुआ है। हुँ, उस समय जो था राष्ट्रीय पार्टी है, चलिए बसपा को ले लीजिए, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी बनी। 5-6 पार्टियां जो राष्ट्रीय हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों की जो व्याख्या है उसमें तो ऐसा है कि 5 राज्यों में अगर आप 5% से ज्यादा या ऐसा कोई तो एक व्याख्या है, तो उस हिसाब से आप आ जाते हैं। पूरे भारत में अगर किसी पार्टी का नेटवर्क है, हुँ, मतलब एक छोटे से गांव में भी आपको एक कार्यकर्ता कम से कम एक तो मिल ही जाएगा, समर्थक तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी एक ही पार्टी है, वो है कांग्रेस। तो 2014 में हम ऐसा कह सकते थे कि कांग्रेस की जो स्थिति थी, आज जो मैं कह रहा हूँ ठीक वैसी ही थी कि भारत के प्रत्येक गांव में उसका समर्थक, उसका कार्यकर्ता तो था ही। भाजपा की वो स्थिति नहीं थी। हुँ, 2014 से पहले या उससे 2-4 वर्ष पूर्व भाजपा की स्थिति ये थी कि वो शहरों के लोगों की पार्टी थी। गांव के लोग भाजपा को समर्थन नहीं करते। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस प्रकार से भाजपा का विस्तार हुआ है और जो संगठनात्मक कार्य हुए हैं, इसको देखकर आज मैं ऐसा कह सकता हूं दावे के साथ कि भारत के कुछ गांव तो ऐसे अब आपको मिल जाएंगे जिसमें कांग्रेस का ना आपको समर्थक मिलेगा ना कार्यकर्ता मिलेगा। अब यस। देखिए, राज्यसभा की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय 2014 में एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब हाँ, गुजरात से ये आरंभ हुआ है, राज्यसभा जो है वो गुजरात में कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। यस। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते ये हुआ यूं कि जो एक लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता रहती है वो रहती है कि एक मजबूत विपक्ष हो। यस सर, बिल्कुल। समस्या ये हुई कि विपक्ष जो था, आप कांग्रेस को ले लीजिए या बाकी सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सभी को ले लीजिए, वो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक, मैं अब यस। तक बोल रहा हूं, अब आप और हम बात कर रहे हैं उस मोमेंट तक, उस क्षण तक, हुँ, मुझे याद नहीं है कि एक भी ऐसा मुद्दा जो सामान्य नागरिक का हो और विपक्ष ने उठाया हो, बराबर। ऐसा कोई मुद्दा ध्यान में नहीं आता। हुँ, और क्यों मैं इसलिए ये कह भी रहा हूं
कि अगर ऐसे मुद्दे उठाते तो सामान्य नागरिक इस मुद्दे को तुरंत ही पकड़ लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण ये है कि विपक्ष जो है वो केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ा हुआ है। आप बिल्कुल। कोई भी विपक्ष की पार्टी ले लीजिए, भाजपा कांग्रेस तक, टारगेट कौन है? टारगेट उनका, एक तो सत्ता तो स्वाभाविक रूप से राजनीति में है तो रहेंगे ही रहेंगे, परंतु हुँ, टारगेट उनका जो है वो नरेंद्र मोदी है, राइट। मुद्दे नहीं है, मुद्दे नहीं है। एक भी ले लीजिए आप, किसी भी, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, तमिलनाडु में देखिए, कांग्रेस के पास काफी अच्छा मौका था, गठबंधन में थी, मुद्दे लोगों के नहीं थे, नई नवेली पार्टी आ गई सत्ता में। हुँ, गुजरात बि में देखिए, मुझे याद है कि आज तक कभी, मेरे काफी सारे कांग्रेस के मित्र हैं, उनसे जब बात होती है तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये कोई, जैसे कोई भी एक छोटा सा मुद्दा ले लीजिए, तो मैं कहता हूँ कि सोचिए अगर भाजपा विपक्ष में होती तो क्या होता। वही कहते हैं तो पूरे सारे रोड चक्का जाम कर दिए होते। तो भाई साहब, आपको किसने रोका है? इनकी जो मानसिकता है वो यही है, वो घूम फिर कर यहाँ पर आ जाते हैं, वो फिर मीडिया को टारगेट करने लगते हैं कि हमें दिखाते नहीं है। भाई साहब, आप कुछ ऐसा कीजिए तो सही जिससे आपको मीडिया दिखाए। आप यस, ऐसा कुछ करते ही नहीं हो। राइट, आप कभी भी सामान्य नागरिक के मुद्दे आपने उठाए नहीं, आपको क्यों दिखाएगा मीडिया? सही बात है। मीडिया जो है वो स्वाभाविक रूप से सत्ता के विरुद्ध में जाता है। ये पूरे विश्व के लोकतंत्र की ये मानसिकता है, मीडिया सदैव एस्टेब्लिशमेंट के विरोध में रहेगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही रहता है। लेकिन उसको भी तो कोई सपोर्ट में मिलना चाहिए। मीडिया को सपोर्ट में कुछ मिलता नहीं है। विपक्ष में देखिए, सब बिखरा पड़ा है विपक्ष। 2022 24 में ऐसा कुछ हुआ था, इन्होंने मिलकर एक इंडी ब्लॉक बनाया, इंडिया ब्लॉक बनाया, लेकिन चुनाव आते आते तो INDIA सारे के सारे अक्षर अलग अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे मैं इनके साथ नहीं लड़ूंगा, टीएमसी अलग हो गई, फिर यहाँ समाजवादी पार्टी अलग चल रही थी। तो सारा का सारा विपक्ष वर्तमान में जो सोच रहा है, इंडी गठबंधन वापी फिर से एकजुट करने की कोशिश हो रही है। कब हो रही है? यस, 2024 देखिए, उस समय महाराष्ट्र में तो विपक्ष की सरकार थी, उस समय दिल्ली में विपक्ष की सरकार थी, उस समय पंजाब में विपक्ष की सरकार थी, उस समय 24 में बिहार में भी तो विपक्ष की सरकार थी, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार थी, और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार थी। हुँ, परंतु इनको समस्या इनकी ये है कि इनको चाहिए सत्ता, यस, और ये चाहते हैं कि हम सत्ता के लिए लड़ेंगे और भारत का नागरिक, भारत का मतदाता उनको सत्ता सौंप दे। तो ऐसे तो होता नहीं है। मतदाता के मुद्दे उठाइए, मतदाता आपको वोट करेगा। आपने अभी तक, इस क्षण तक, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, एक मुद्दा विपक्ष ने सामान्य नागरिक का नहीं, मैं अभी कहता हूं, चलिए ये इतना बड़ा मुद्दा था, नीट के 23 लाख छात्र, आप एक परिवार में 5 लोग गिन लीजिए तो करीब करीब 1.25 करोड़ लोग, इस मुद्दे के साथ 1.25 करोड़ लोग जुड़े थे। इनके सगे वाले, अगर 5 घर इनके सगे वाले के गिन लीजिए तो करीब करीब 10 करोड़ लोग जुड़े हैं। हुँ, क्या किसी भी विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया? नहीं। वो एक अमेरिका रिटर्न इधर आया, 3 घंटे तक गर्मी सह नहीं पाया, एसी गाड़ी में बैठकर चला गया। और क्या देकर क्या गया भारत के लोगों को? भारत की जो जेनजी है उसको क्या आइडिया देकर गया? वो आदर्श क्या देकर गया? कॉकरोच बनो। ये क्योंकि ये नाकारा विपक्ष है,
इस वजह से कोई भी आता है जेनजी को कॉकरोच बनाकर चला जाता है, बनाकर नहीं, कॉकरोच बनाने की कोशिश कर चला जाता है। जेनजी उसके झांसे में आई नहीं, आने वाली हुँ, भी नहीं थी। लेकिन विपक्ष के सामने अभी भी ये है कि वो अगर एकजुट होते हैं तो एकजुट हो, एक सामान्य नागरिक और मतदाताओं के प्रश्न उठाइए। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आप आज तक नहीं ला सकते। 12 वर्ष आपने प्रयास कर लिया, अब छोड़िए, अब तो मतदाताओं के पास जाइए। यस, राइट। तो सर ऐसे तो कई मुद्दे अगर चाहे तो विपक्ष उठा सकता है, उसको अच्छे से वो जनता तक लेके जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि ये जैसे आपने कहा कि बस सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इसी बीच सर हमने देखा कि जब-जब कांग्रेस के साथ किसी ने गठबंधन किया, वो पार्टी खुद बर्बाद हो गई। कांग्रेस तो ठीक है बर्बाद हो ही रही है। मतलब जहाँ हाथ लगाया वो गया। जैसे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, बाद में अखिलेश यादव हार गए, 2 लड़के यूपी के 2 लड़के ऐसा करके चलाया था। तो कई जगह पे ऐसा दिखा है सर। इसके बावजूद अगर ये विपक्ष सोचता है कि कांग्रेस में हम शामिल हो जाए, तो सर कहाँ तक ये सफल हो पाएँगे? कि कांग्रेस में तो फिर यही होगा कि राहुल गांधी अपना सिक्का चलाएँगे। अब देखिए, कौन कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है? 2 पार्टियों का नाम अब तक आया है। दोनों के नाम में ही कांग्रेस जुड़ा हुआ है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये दोनों नेता जो हैं, शरद पवार ले लीजिए, ममता बनर्जी ले लीजिए, ये मूलतः इनके गोत्र तो कांग्रेस के ही हैं। हुँ, यस। शरद पवार ने जब कांग्रेस छोड़ी तब किस मुद्दे पर छोड़ी थी? सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। ममता बनर्जी ने किस मुद्दे पर छोड़ी? उनको जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था 15 वर्ष पूर्व। इससे पहले तो वो एनडीए में थी, वाजपेयी हुँ, सरकार में मंत्री रही। यस। तो इनको जाना क्यों है? देखिए, दोनों जगह पर ये है कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर वहां पर सत्ता में हिस्सेदारी कर रही थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस को हरा रही थी, तब तक कोई समस्या नहीं थी। कांग्रेस को हारना पसंद था, तृणमूल को जीतना पसंद था। अब समस्या ये है कि अगर तृणमूल को वापस सत्ता में आना है या फिर तृणमूल को नेता को सत्ता के साथ रहना है, एनसीपी के नेता को, शरद पवार आणी मंडली को अगर सत्ता के साथ रहना है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही अब जुड़ जाओ, हमारा तो जमीन पर कुछ अब बचने वाला है नहीं, बचा कुछ है नहीं। यस, अब देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। कल राइट। कल्याण बनर्जी ने ऐसा कहा कि मैं ममता दीदी को कह रहा हूं कि या भतीजा या मैं, दोनों में से आप चुन लीजिए। भतीजे को रात को 6 घंटे तक सीआईडी ने ड्रिल किया, प्रश्न पूछे। अभी 15 तारीख को शायद दोबारा बुलाया है। सारे के सयोनी घोष जैसे व्यक्ति अगर तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं, कल्याण बनर्जी जैसे व्यक्ति, नेता अगर छोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, तो इसका एकमेव कारण ये है, केवल और केवल सत्ता। इनको ऐसा लग रहा है कि हम अभी तृणमूल में रहेंगे तो सत्ता के साथ नहीं जा पाएंगे, इनको सत्ता के पास रहना है। तो ये जो बागी गुट है, जो उन्होंने ये कहा हम एनडीए के साथ जाएंगे, सत्ता के साथ जुड़ना है इनको, क्योंकि सत्ता का स्वाद चखे हुए हैं ये। ममता बनर्जी को क्या है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस की जो जमीन पर की शक्ति है वो करीब करीब खत्म हो चुकी है। काउंसिलर्स तक, पार्षद तक छोड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। तो मतलब वो ना उनका तृण बचा है ना मूल बचा है, यस, तृण तृण हो गई है ये। तो इनको चाहिए कि कुछ तो सहारा मिले, तो राइट। ये कांग्रेस में आना चाहते हैं। स्थिति कांग्रेस की भी वही है कि पश्चिम बंगाल में हम करें भी तो क्या करें। एक अधीर रंजन चौधरी थे, तो उनको तो पिछली बार पठान ने हरा दिया, हमारे गुज्जू माड़ू ने जाकर वडोदरा के। और अब जब ममता बनर्जी ने मांगी, भाई तो साहब मुझे राज्यसभा जाना है, आप छोड़िए, बोले नहीं,
मैं नहीं देना चाहता, कोई त्याग पत्र मैं दूंगा नहीं। तो अधीर रंजन चौधरी को अगर लाना है तो इनको वापस लेना पड़ेगा। एनसीपी को देखिए, वहां पर उनके सुपड़ा साफ हो चुके हैं। हम्म। सुप्रिया सूले जो है, उनका जमीन स्तर पर कोई आधार नहीं है। राइट सर। अजीत पवार जो थे, अजीत पवार का जमीन स्तर पर उनका आधार है। प्रत्येक एनसीपी का कार्यकर्ता, अगर वो शरद पवार गुट में भी है, तो भी वो अजीत दादा कहकर ही अजीत पवार का को संबोधित कर रहा था। तो इतना सम्मान, मान सम्मान अजीत पवार को उधर था। सुप्रिया सुले का इतना है नहीं, वो केवल शरद पवार की पुत्री के नाम पर चल रही है। जैसे तृणमूल कांग्रेस में ममता जी के भतीजे के नाम पर अभिषेक बैनर्जी अपनी तानाशाही चलाते हैं, अपना घमंड दिखाते हैं। सुप्रिया जी का वैसा नहीं है। परंतु अजीत दादा की पत्नी ने फिर जो एनसीपी संभाली है, वो ठीक ऐसा इनको लग रहा है कि अगर ये जिस प्रकार से संभाल रही है एनसीपी, तो हमारे और भी सुपड़ा साफ हो जाएंगे। तो इनको कांग्रेस का सहारा चाहिए, कांग्रेस को कम से कम थोड़े बहुत जो भी बचा है तो उसका सहारा मिल जाएगा। अब देखिए, वहां से डीएमके तमिलनाडु से छूट गई, मना कर दिया, यस। तो तमिलनाडु में तो सुपड़ा साफ अब हो ही गए। राइट। अरविंद केजरीवाल इंडिया ब्लॉक की बैठक में आए नहीं। तमिलनाडु में जो सत्ता में बैठे हैं वो थॉमस विजय, उनकी पार्टी ने ना कुछ भी बोला है, ना आएंगे ना जाएंगे कुछ, लेकिन हाँ। साथ में नहीं है वर्तमान तक, तो ऐसा है। राइट तो सर। इनके साथ है कौन? लेफ्ट है, वामपंथी है, जिनके विरुद्ध में ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में केरला में लड़े हैं। भारत के दूसरे कोने में तो लेफ्ट की अभी अस्तित्व ही नहीं है। बंगाल से खत्म हो चुके हैं, त्रिपुरा से खत्म हो चुके हैं, केरला से भी खत्म हो चुके हैं। तो जो बचा कुचा है, उसको अगर इकट्ठा करेंगे तो थोड़ा बहुत दिखेगा। ये भावना लेकर ये इंडी गठबंधन अभी वापस जोड़ने की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, और जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं, 29 आते आते अगर ये 29 इकट्ठा होंगे तो 29 दिशाओं में बह। यही प्रॉब्लम है सर सबसे ज्यादा। सर दूसरा यही है कि कांग्रेस चाहती भी होगी कि सारे जो ये पक्ष है जो बिखर गए थे पहले कांग्रेस में से अलग हो गए थे वो फिर से शामिल हो जाएंगे। तो कांग्रेस के लिए एज सच फिर कोई उनके खिलाफ लड़ने वाला प्रादेशिक रीजनल पक्ष नहीं होगा। वो चाहते हैं कि फिर से एक बार कांग्रेस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़े, हर जगह पे जीते। बस उनका शायद ये भी मकसद हो सकता है, क्योंकि एज सच हमने देखा कि कितनी बार भी ये चर्चा हो चुकी है कि कोई भी ऐसा मुद्दा उनको नहीं मिलता है या ये नहीं उसको पकड़ते हैं। बस एक वैयक्तिक आरोप लगाते हुए हमने देखा है। सर इनको भाजपा से सीखना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भाजपा जब विपक्ष में था तो 2 सीटों पर था, पहले 2 सीट थी, बाद में धीरे-धीरे किस तरह से वो आगे बढ़े। तो ये स्ट्रैटेजी शायद उनको एक बार किसी ने कहा भी था कि भाजपा से सीखना चाहिए करके। तो कैसे उन्होंने ग्राउंड पे बिल्कुल। काम किया होगा, ये स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जब वो विपक्ष में थे। आज वही स्थिति है लगभग विपक्ष की, मतलब कांग्रेस और अदर जो पार्टी है उसकी। स्थिति ऐसी है कि मैंने जैसे बताया कि मैं कांग्रेस के मेरे जो मित्र हैं उनको जब मिलता हूं तो ये बताता हूं कि विपक्ष कैसा होना चाहिए। कम यस। से कम आप एक बार भाजपा को देखकर सीखिए। हाँ, आज बिल्कुल। आप अगर गैस के सिलेंडर के भाव बढ़े, एलपीजी के भाव बढ़े, तो आपने स्मृति ईरानी का मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब क्या विरोध करेंगी। तो स्मृति ईरानी ने जैसे विरोध किया था, ऐसा विरोध करने से आपको रोका किसने? हुँ। आप, ये मुद्दा सामान्य लोगों का ही है, सामान्य मतदाता का है। अगर किसी भी चीज की कीमत बढ़ेगी तो बजट तो उसका ही बिखरेगा। आपको स्मृति ईरानी ने जिस प्रकार से विरोध किया था, ऐसा विरोध आपने किया क्या? आप हुँ। स्मृति ईरानी को टारगेट करते हो। यस। सामान्य जनता क्या देखती है, मतदाता क्या देखेगा कि भैया उसने, उन लोगों ने हमारा मुद्दा उठाया था, हमने उनको सत्ता पे बिठाया।
आप उठाइए, इनको मुद्दा उठाना नहीं है। दूसरा, जैसे आपने बताया कांग्रेस का क्या है, कांग्रेस ने दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन करके ये मान लिया है कि वो अकेली सत्ता में आ सकती नहीं है। वो इतनी निर्बल हो चुकी हैं कि उसको अगर सत्ता में आना है तो उसको किसी न किसी प्रादेशिक पार्टी के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। सही बात। अब देखिए पिछली बार ये कुछ तो 2 अंकों में सीटें लड़ी थी उत्तर प्रदेश में। हुँ। अखिलेश ने कह दिया था इतने में लड़ना है तो बोलिए, अन्यथा ठीक है चलिए जाइए, जय श्री राम करके। नहीं, वो जय श्री राम तो खैर बोलेंगे नहीं। तो कांग्रेस को ऐसा है कि अगर इतनी सीट गठबंधन करके हमें मिलती हैं, तो कम से कम जो प्रादेशिक क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके जो वोटर हैं, उनके तो वोट मिलेंगे। उतने तो लोग हमारे चुनाव जीत पाएंगे। अन्यथा इसका एक विपरीत अर्थ, दूसरा अर्थ ये है कि कांग्रेस मानती है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी, भाजपा और कांग्रेस ये तीनों अगर एक दूसरे के सामने लड़ते हैं, तो कांग्रेस की कोई शक्ति नहीं है कि वो जीत पाए। तो यही कांग्रेस की नीति जो है वो यही है। क्षेत्रीय पार्टियां जो है उनकी नीति क्या है कि ये जानते हैं कि अब कांग्रेस की शक्ति में कुछ बचा नहीं है, तो इनको और कैसे कम कर सकते हैं, बिल्कुल, यस। ताकि गठबंधन में जब बैठे, जैसे अखिलेश ने दादागिरी की थी, इतनी ही सीट दे सकते हैं आपको, इससे ज्यादा नहीं। आरजेडी ने भी ऐसा ही कुछ किया था। तो इस प्रकार से सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं इस प्रकार से कांग्रेस को सीमित कर सकती हैं, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनके लिए कार्य करें। कांग्रेस ने तो स्वाभाविक रूप से इन सबको साथ मिलाकर मान ही लिया है कि वो निर्बल हो चुकी है। क्षेत्रीय पार्टियों ने इस कांग्रेस के साथ आकर ये जताया है कि वो कांग्रेस से ज्यादा शक्तिशाली है, कम से कम अपने क्षेत्र में। हुँ, हुँ। एक समय ऐसा था एनडीए में ज्यादा थी। वाजपेयी राइट। जी की सरकार देखी, जब एनडीए बना तो इसी कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। लेकिन जैसे आपने कहा, दो से इनको जो, मैं तो एक बार एक जगह पे मैंने लिखा था, अच्छा कि एक जिसका एक अर्थ निकलता है, अगर देखें तो, अगर केवल सुचिता संकेत अगर देखें, सांकेतिक रूप में अगर देखेंगे तो 2019 में जो सीटें आई थी वो थी 303। यस, जेम्स बॉन्ड। यस। तो ये, उसके बाद देखिए मोमेंटम था, इन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाया। हुँ, फेक नैरेटिव से कांग्रेस 99 पर आ गई, भाजपा 240 पर सिमटी। हुँ। परंतु इसके बाद हुआ क्या, आप उस मोमेंटम को जारी नहीं रख पाते। बिल्कुल। भाजपा अपने, जहां से भाजपा पीछे हट होती है उसकी कि यहाँ पर अगर हम लड़ें और कम सीटें क्यों आई, वो वहीं पर ही उसका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, सीखते हैं और फिर वापस मैदान में आते हैं। राइट। तो देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेंट हुआ था, हुँ। बाउंस बैक किया, जैसे एनसीपी और शिवसेना दोनों को पछाड़कर सत्ता में आ गए वापस। राइट सर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हुआ, डेंट लगा था। अब इस स्थिति में है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव में शायद ही तृणमूल कांग्रेस का एक आध दो राज्यसभा प्रत्याशी जीत पाएगा। हुँ, ठीक वैसा ही बिहार में हुआ था, उत्तर हुँ। प्रदेश में हुआ था। मैं दावे के साथ कहता हूं 2027 का चुनाव देखिए, जो उत्तर प्रदेश में डेंट लगा था, इस प्रकार से बाउंस बैक करेगी भाजपा कि अखिलेश और राहुल गांधी देखते रह जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में देखते रह गए, जैसे महाराष्ट्र में देखते रह गए, हरियाणा में देखते रह गए, राजस्थान में देखते रह गए। राइट, राइट। इनको अपनी गलतियां जो है विपक्ष की और खास करके कांग्रेस की, मुझे अभी भी वो सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो याद है, जैसे वो हाथ हिलाते हिलाते अपने वो सोशल मीडिया की के कार्यालय में आई थी। 99 सीटें जीतकर अगर कोई इस प्रकार से सेलिब्रेट करता है, चलिए करिए ठीक है, आप 40 से 99 पे आए थे, 50 से 99 पे आए थे तो आप कर सकते, लेकिन 99 पे ही क्यों रुक गए,
वो अगर सोचते, उससे सीखते कुछ, फिर हमारा नैतिक विजय है करके वहीं पर ही बैठ जाते हैं, दूसरा चुनाव आते तक। भाजपा जो है, देखिए तृणमूल कांग्रेस के जब चुनाव समाप्त हुए, परिणाम आ गया, हमें ऐसे नेता दिखे थे जो उत्तर प्रदेश की चुनाव की तैयारी के लिए बैठकें कर रहे थे। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के चुनावों को करीब करीब एक आध वर्ष बाकी है। गुजरात हुँ, में तैयारियां शुरू हो गई, 27 में इलेक्शन है, इसके तैयारियां शुरू हो गई यहाँ पर। राइट। अभी कांग्रेस गुजरात में भी सो रही है, वहां पर भी सो रही है। अखिलेश यादव जाग चुके हैं, कांग्रेस वहां पर ही अभी भी सोई हुई है। अब बिहार देख लीजिए, बिहार में आरजेडी चल रही है, लेकिन कांग्रेस अभी, जब तक चुनाव नहीं आता, आप वो मेंढक की तरह है। बारिश आती है तो फिर वो जमीन से बाहर आता है, ड्राउं ड्राउं करता है, बारिश खत्म हो गई, वापस जमीन के नीचे चला जाता है। चुनाव आता है, आप आते हैं, फिर चुनाव चले गए, आप वापस जमीन में चले जाते हो। तो ऐसे तो भाई साहब कोई आपको देगा नहीं, वोट नहीं देगा आपको। मुद्दे सही। उठाइए, जमीन पर हमारी बात रखिए, हम आपको देंगे वोट। यस सर। तो एनीवे सर, हम यही हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा विपक्ष थोड़ा बहुत तो सोचे, और जो हम आशा कर रहे हैं कि मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष होता है, सरकार की गलतियाँ दिखाने के लिए विपक्ष होता है, ना कि वैयक्तिक आरोप लगाने के लिए, जिसका खामियाज़ा सारे विपक्ष भुगत रहे। सर, धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और सभी को हम कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जी धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। थैंक यू।